डीजेनरेटिव डिजीज़ एक ग्रुप है जिसमें उम्र के साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं उन तब्दीलियों को ज़्यादा हो जाना या वक्त से पहले हो जाना वो सारा कुछ शामिल। घुटनों में सबसे ज़्यादा कॉमन है, दूसरे सारे जोड़ों में होती हैं। जो बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, जोड़ को जब पूरी तरह बेंड करते हैं जैसे कि नमाज वाली पोजीशन में, नीचे बैठने वाली में, तो उनको तकालीफ होती हैं। ये मतलब शुरुआत का मसला है, वक्त के साथ साथ बढ़ते हुए। तो आपने पहले उनको मजबूत करना है अपनी अर्ली लाइफ में। अच्छी खुराक, दूध का इस्तेमाल, विटामिन डी का इस्तेमाल, मुनासिब एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, वर्जिश का या एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें एक्सरसाइज शामिल है, जिसमें खेल कूद शामिल है, जिसमें जॉगिंग शामिल है, ताकि आपकी हड्डियाँ और जोड़ ज़्यादा मजबूत हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ क्या होती हैं और इन बीमारियों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो आज की इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर जवाद, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर, डीजनरेटिव डिजीज़ बहुत कॉमन है लोगों में। आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में बहुत सारे जॉइंट्स का मसले मिसाइल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि डीजनरेटिव डिजीज़ में क्या क्या बीमारियां हैं हो सकती हैं? बेसिकली डीजेनरेटिव डिजीज़ एक ग्रुप है जिसमें उम्र के साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं उन तब्दीलियों को ज़्यादा हो जाना या वक्त से पहले हो जाना वो सारा कुछ शामिल है। तो डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ उन सारी चीज़ों को शामिल करता है जो बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में और दूसरे जोड़ों में, घुटनों में सबसे ज़्यादा कॉमन है, दूसरे सारे जोड़ों में होती हैं। जो बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में तब्दीलियाँ आ जाती हैं और उन तब्दीलियों की वजह से ही लोगों को दुश्वारियाँ पेश आती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं जी, उनको झुकते हैं तो उठने में मसले दरपेश आते हैं, उनको जॉइंट में पेन आना शुरू हो जाती है। नमाज लोग पढ़ते हुए ये शिकायत कर रहे होते हैं कि जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसके ना मतलब डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ के ही अलामात हैं जो आपने सारी बताई हैं कि जोड़ को जब पूरी तरह बेंड करते हैं जैसे कि नमाज वाली पोजीशन में, नीचे बैठने वाली में, तो उनको तकालीफ होती हैं। ये मतलब शुरुआत का मसला है, वक्त के साथ साथ बढ़ते हुए फिर वो चलने फिरने में भी दर्द महसूस करने लग पड़ते हैं। तो इसको ओवरकम कैसे करें? बेसिकली ऐसे ही है कि जैसे आपकी हड्डियां बूढ़ी हो रही हैं या डीजनरेशन में जा रही हैं, तो आपने पहले उनको मजबूत करना है अपनी अर्ली लाइफ में। अच्छी खुराक, दूध का इस्तेमाल, विटामिन डी का इस्तेमाल, मुनासिब एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सारा कुछ करें छोटी एज में, ख़ास तौर पे 30 साल से पहले उम्र में, ताकि हड्डियों में एक मजबूती पहले से पैदा हो, ताकि जब वो डीजनरेटिव फेज़ में जाएं 30 साल से बाद वो ऐसा घुलने लगेंगी तो वो इतनी मजबूत हों कि जल्दी ना घुल जाएं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो आप दूध मिल्क का इंटेक करें तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। तो इसके साथ साथ और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हो सकती हैं जो हड्डियों के लिए, स्पेशली जॉइंट्स के लिए ज़रूरी हैं? मिल्क इनटेक भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सी फूड्स हैं, हमारे वैसे कल्चर में थोड़ी कम हैं, उनके अंदर भी कैल्शियम और ये चीज़ें ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं। उसके अलावा एडिड कैल्शियम इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन डी के लिए मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकती हैं, सूरज की रोशनी में बैठना, ये सारी चीज़ें। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ है जो कि जिस पे फोकस थोड़ा कम है, वो ये कि एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर आप अच्छा इनटेक कर लेंगे लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए बॉडी को स्टिमुलस नहीं देंगे तो वो जिस्म में शामिल नहीं होगा। ऐसा आप अच्छी खुराक खाएं और वर्जिश का या एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें एक्सरसाइज शामिल है, जिसमें खेल कूद शामिल है, जिसमें जॉगिंग शामिल है, ताकि आपकी हड्डियां और जोड़ ज़्यादा मजबूत हो जाएं उस एज में जब तक बिल्डिंग फेज़ है, जब तक वो बिल्डिंग बन रही है। और जब तक डीजनरेशन वाला फेज़ स्टार्ट हो तो उतने जल्दी वो ख़राबी में ना जाए। अच्छा, ये आपने बात की स्पोर्ट्स की या एक्सरसाइज की, तो बहुत सारे हमारे एथलीट्स हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो ACL PCL इंजरीज़ का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो उस पर आप क्या कहते हैं? ACL PCL इंजरी ना सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को होती है, दूसरे कॉमन ह्यूमन बीइंग्स को भी या कॉमन पर्सनस को भी हो सकती है। बेसिकली ACL PCL वो बांध है या वो लिगामेंट्स हैं जो दो हड्डियों को करीब रखते हैं, जोड़ में रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। अमूमी तौर पे उन पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाए, उनको बेजा इस्तेमाल किया जाए तो वो इस तरह की इंजरीज हो जाती हैं। होती कैसे हैं कि एक पर्सन वार्म अप के बगैर ही कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, पहले उसने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली होती, एकदम से उस पर बहुत ज़्यादा लोड डालना शुरू कर देते हैं। या वो कोई पर्सन जो कि बहुत अरसे से एक्सरसाइज कर रहा होता है उसको कॉपी करने के लिए उस हद तक अचानक चला जाता है।
तो बतदरीज या ग्रेजुअल नहीं जाते, तो वो ACL PCL पे इतना दबाव आता है कि वो टूट जाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल पोस्चर में या उनका पाँव मुड़ जाता है या बेंड हो जाता है, तब उनको स्पोर्ट्स इंजरी होती है। लेकिन जो हम हमारे तौर पे हेल्दी पर्सनस हैं या जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते, उनमें जब ये इंजरी होती है तो उसके पीछे ये वजह होती है कि उन्होंने एक रूटीन फॉलो नहीं की होती। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेशली अगर हम बात करें नी की, घुटने के जो पेशेंट हैं क्रोनिक में जो डिजीज़ में चले जाते हैं, वो चलने फिरने में दुश्वार होते हैं, पेन से थक हार के वो कहते हैं जी हमने टोटल नी आर्थोप्लास्टी की तरफ जाना है, तो ये किन कंडीशन में स्पेशली आप रिकमेंड करते हैं? देखें, जो नी की डिज़ीज़ है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, उसको मेडिकली भी उन्होंने ग्रेड्स बनाए हुए हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4। तो अमूमी तौर पे ग्रेड 1, 2 में पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप दवाई खा लें, कुछ दर्द की दवाइयाँ, लेकिन मेन फोकस होता है कैल्शियम, विटामिन डी और जो हड्डियों को कंस्ट्रक्ट करने वाली दवाइयों पे, और फिजियोथेरेपी करें। और कुछ एक्सट्रीम पोजीशन जैसे कि टांगे बिल्कुल बेंड करना, नमाज पढ़ना नीचे तशद्दुद में बैठ के, या वॉशरूम नीचे इस्तेमाल करना, वो थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दें ताकि डीजनरेशन थोड़ी स्लो हो जाए। जब ग्रेड 1 और 2 से आगे बात चली जाती है, अमूमी तौर पे पेशेंट ग्रेड 1 और 2 में इतना ध्यान नहीं देते या इसको बात को समझते नहीं है। तो जब ग्रेड 3, 4 में चली जाती है ना, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी ऑप्शंस में ये है कि मेडिसिन या PRP फील्ड इंजेक्शंस उनके नी में लगा दिए जाते हैं, जो कि अंदर हीलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और परमानेंट में टोटल नी रिप्लेसमेंट है। आपने PRP की बात की, तो PRP पाकिस्तान में तो भी बहुत कॉमन है, ये कितना हेल्पफुल है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी? PRP के मेजरली कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर से ही प्लाज्मा लेके नी में इंजेक्ट करना है, लेकिन ये कि इसके आउटकम उतने प्रॉमिसिंग नहीं है जितना अमूमी तौर पे बताया जाता है। फिर रिसेंट स्टडीज़ हुई वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उन्होंने बताया कि PRP में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स डाल दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ PRP का थोड़ा बेजा इस्तेमाल हो रहा है कि लाइक ग्रेड 3 और 4, यानी कि जो बहुत ही ख़राब घुटने उनमें भी लगा देते हैं, उनमें रिजल्ट नहीं आना एक्सपेक्टेड है। लेकिन वो ये बस फॉर सेक ऑफ पेशेंट हैप्पीनेस या अपने मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए लगा देते हैं। तो PRP ग्रेड 1 और 2 में एडवांटेज देता है। इसके अलावा हेलोरोनिक एसिड है, जो कि कुदरती तौर पे घुटने के अंदर पाए जाने वाला एक मादा है, उसको केमिकली बनाया और स्टोर किया गया है, वो भी लगाया जा सकता है इंजेक्शन नी में। तो नी या दूसरे जो डीजेनरेटिव जॉइंट्स के लिए कोई सप्लीमेंट्स भी आप रिकमेंड करते हैं इस वाले? हाँ जी, सप्लीमेंट्स में सबसे कॉमन तो सबसे इजीली अवेलेबल और चीपेस्ट सप्लीमेंट तो कैल्शियम है। सेकेंडली विटामिन डी आ जाता है। उसके अलावा कॉन्ड्राइटन सल्फेट, हेलोरोनिक एसिड की टैबलेट्स भी आती हैं, मल्टीपल ब्रांड्स में अवेलेबल हैं, जो कि आप इनटेक करें तो वो चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं आपके नी की हीलिंग के लिए या कुछ जो डैमेज को रिकवर करने के लिए, वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगी तो बॉडी इसको हील कर पाएगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जवादुल हक, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अलारा हेल्थ केयर सेंटर से हमारे साथ मौजूद थे, वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और अगर आपको कोई किस्म के सवालात हैं तो हमारे सोशल मीडिया पे आप भेज सकते हैं, और डॉक्टर से आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उनसे डायरेक्टली आप रब्ता भी कर सकते हैं। आज का शो अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। अपने मेज़बान डॉक्टर AR मांडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।